गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं सभी लोग ठीक होंगे। मैं ऋषभ कौशिक एक बार पुनः आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं एवरग्रीन कोचिंग क्लासेस में। आज मैं संधि के आखिरी बिंदु विसर्ग संधि लेकर के आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं। आइए इस बिंदु के बारे में खूब अच्छे से चर्चा करते हैं और इस बिंदु को खूब अच्छे से समझते हैं कि विसर्ग संधि क्या होती है, कैसे होती है, इसका प्रयोग क्या होता है और इसमें कैसे वर्णों से परिवर्तन होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो पहले हम बात करेंगे विसर्ग संधि की कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं। विसर्ग संधि क्या होती है, तो देखिए, जब स्वरों या व्यंजनों का मेल विसर्ग से होता है, जब स्वरों एवं व्यंजनों का मेल विसर्ग से होता है, किससे होता है, विसर्ग से होता है, तो वहां विसर्ग संधि होती है। तो वहां विसर्ग संधि होती है। आप क्या समझे कि जब स्वरों एवं व्यंजनों का मेल, जब स्वरों और व्यंजनों का, जब स्वरों और व्यंजनों का मेल व्यंजनों का मेल विसर्ग से होता है, तो वहां विसर्ग संधि होती है। ठीक, अब विसर्ग की बात कर लेते हैं। तो पहला वर्ण का अंतिम, पहले पद के अंतिम में विसर्ग रहेगा, पहले पद के अंतिम में विसर्ग होगा और दूसरे पद के प्रारंभ में स्वर या व्यंजन होंगे, स्वर या व्यंजन होंगे। अब ये समझिए कि विसर्ग जो रहेगा वह हमेशा क्या रहेगा, पहले रहेगा। मतलब ये जो स्वर और व्यंजन मेल करेंगे तो विसर्ग से मेल करेंगे, नहीं कि पहले शब्द के अंतिम में व्यंजन हो या स्वर हो और दूसरे पद के प्रथम में विसर्ग हो, नहीं। विसर्ग जो होगा वह सदैव पहले होगा। जैसे देखिए, एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण हम ले लेते हैं निह। यहां देखिए, धन काम, निह धन काम। विसर्ग सदैव पहले रहेगा, विसर्ग सदैव पहले। पहले कहने का मतलब सदैव जो प्रारंभिक शब्द होगा तो उसके अंतिम में सदैव विसर्ग होगा, यानी विसर्ग सदैव यहां होगा और स्वर या व्यंजन इस तरफ होंगे। ठीक, तो यहां विसर्ग है और यह प्लस आ है, यह हो जाएगा क्या, आपका मूर्धन्य स के रूप में हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा निष्काम। क्या हो जाएगा, निष्काम। तो आप ये इतनी बात समझ गए होंगे कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं। आइए अब बनाने के नियम पे चलते हैं कि इसे बनाया कैसे जाता है। इसे बनाया कैसे जाता है, विसर्ग संधि को बनाने की नियम। विसर्ग संधि बनाने के नियम।
बनाने के, प्रावधान भी कर सकते हैं या नियम भी कर सकते हैं, बनाने के विसर्ग संधि बनाने के नियम। देखिए हिंदी व्याकरण के अनुसार हम पहला लेते हैं, प्रथम नियम। प्रथम हम क्या लेंगे? प्रथम नियम। विसर्ग संधि बनाने का हम प्रथम नियम लेंगे। जैसे विसर्ग के साथ ग ल र ल, यदि ऐसे ही है, देखिए प्रथम नियम क्या होता है? यदि विसर्ग के साथ, यदि विसर्ग के साथ ग र ल ह प अ न, क्या ह प ह न, व भी कर सकते हैं। यदि विसर्ग के साथ ग र ल ह प अ न व संयोग करते हैं, संयोग करते हैं, तो नया वर्ण ओ का निर्माण होता है, ओ बनता। यहां देखिए प्रथम नियम में यदि विसर्ग के साथ ग र ल ह प अ न व आदि क्या होते हैं? मेल करते हैं, तो उनका क्या बनता है? ओ बनता है। जैसे देखिए अब इनके साथ कोई स्वर भी जुड़ा रहेगा ना, तब भी ये क्या बनेंगे? ओ ही बनेंगे। जैसे देखिए हम देखते हैं तो तप धन लाभ, क्या है? तप धन लाभ। देख रहे हैं यहां विसर्ग है और यहां ल है और इस पे स्वर लगा हुआ है। विसर्ग के नियमानुसार तो वैसे ही रहेगा, विसर्ग घटेगा प लगेगा, यहां ल है, इससे इस पे ओ की मात्रा हो जाएगी, हो जाएगा तपो, और लाभ उसी तरह तपो लाभ। दूसरा है ग, देख लीजिए, अध धन गति, क्या है? अध धन गति, क्या हो जाएगा? अधोगति, अधोगति, क्या हो जाएगा? अधोगति। तप धन बल, क्या हो जाएगा? तपो बल, क्या आ जाएगा? तपो बल। तप लाभ अधोगति, प्रत्येक में क्या है? पहले देखिए प्रत्येक में पहले विसर्ग है और बाद में क्या है? कोई वर्ण, ल वर्ण है, ग वर्ण है, ब वर्ण है, इसीलिए क्या हो गया है? तपो बल हो गया है।
फिर देखिए मनाधन वांछित, क्या हो जाएगा? मनोवांछित। क्या हो जाएगा? मनोवांछित। मनोवांछित। ठीक, आप समझ गए होंगे। तो ये क्या है? आपका प्रथम नियम है। क्या है? प्रथम नियम है। अब द्वितीय नियम के बारे में बात करेंगे कि द्वितीय नियम क्या होता है। ये तो विसर्ग संधि बनाने का पहला नियम है। द्वितीय नियम के बारे में जान जाते हैं कि द्वितीय नियम में क्या है। द्वितीय नियम द्वितीय नियम, जैसे मान लीजिए यदि विसर्ग के साथ, यदि विसर्ग के साथ स्वर रहित ज, स्वर रहित थ, का मेल होता है, का मेल होता है। क्या होता है? मेल होता है। तो वहां पर क्या बन जाता है? तो उस विसर्ग का र बन जाता है। जैसे देखिए निधन जन, निधन जन क्या हो जाएगा? नी वैसे रहेगा, इसका क्या हो जाएगा? निर्जन। क्या हो जाएगा? निर्जन। आपका क्या हो जाएगा? निर्जन। फिन्नी है, थक है, क्या हो जाएगा? निरर्थक। क्या हो जाएगा? निरर्थक। सॉरी, निधन अर्थक है, अथक। क्या हो जाएगा? निरर्थक। तो ये आपका है विसर्ग संधि बनाने का दूसरा नियम। तीसरे नियम की तरफ भी अब हम लोग चलेंगे धीरे धीरे कि विसर्ग संधि बनाने का तृतीय नियम क्या होता है। द्वितीय नियम के बारे में जानते हैं। द्वितीय नियम क्या है? सॉरी, द्वितीय नियम हो गया था। तृतीय नियम के बारे में हम लोगों को पढ़ना है ना कि तृतीय नियम क्या है। आए तृतीय नियम के बारे में जानते हैं। तृतीय नियम, तृतीय नियम, तृतीय नियम क्या है? विसर्ग का स हो जाना। तृतीय नियम विसर्ग का स्वर रहित स हो जाना। स्वर रहित स हो जाना।
तो क्या होता है, जब, ध्यान दीजिएगा तृतीय नियम में, जब विसर्ग का मेल, जब विसर्ग का मेल च, छ या च, छ या स, च, छ या स से होता है, च, छ या स से होता है, तो वहां नया वर्ण स्वर रहित स हो जाता है। स हो जाता है। जैसे देखिए दुशासन, क्या होता है, दुशासन, दुशासन का नाम सुना है आप लोगों ने, दु धन शासन। अब देखिए हमने क्या कहा था, जब विसर्ग का प्रयोग स, च, छ या स से होता है तो इसकी जगह पे क्या हो जाता है, आधा स्वर रहित स हो जाता है। तो हम कर लेंगे दु, आधा स कर लेंगे, इसको हटा देंगे तो शासन हो गया, दुशासन। निधन चल, क्या होता है, निधन छल, ठीक, निधन छल। निधन छल क्या हो जाएगा, नी आधा स और छल, निश्चल। इसी तरह निधन चल, क्या हो जाएगा, निश्चल, क्या हो जाएगा, निश्चल। तो विसर्ग का स हो जाना, जब विसर्ग का मेल च, छ या बड़े वाले स, संयम वाले स से होता है तो वहां नया वर्ड बिना स्वर का स हो जाता है। क्या हो जाता है, बिना स्वर का स हो जाता है, ठीक। अब चौथे नियम के बारे में पढ़ेंगे। चौथा नियम क्या होता है, विसर्ग षटकोण वाले स में बदल जाता है, विसर्ग षटकोण वाला स में बदल जाता है। देखिए चौथे नियम के बारे में आप जानिए कि विसर्ग षटकोण के स में बदल जाता है। कैसे, जब विसर्ग का संयोग क, ख, ट, ठ, प, फ से होता
है। तो नया वर्ण मूर्धन्य स आदास यानी स्वर रहित मूर्धन्य स बनता है। उदाहरण देख लीजिए, मैंने क्या कहा कि विसर्ग स में बदल जाता है। विसर्ग किस में बदल जाता है? स में बदल जाता है। कैसे? जब विसर्ग का संयोग क ख ट ठ प फ से होता है तो नया वर्ण क्या बनता है? स बनता है। जैसे देखिए उदाहरण में निधन ठुर। क्या है? निधन ठुर। क्या होगा? निष्ठुर। मैंने आपसे क्या बताया? किस में बदल जाएगा? निष्ठुर। दुधन परिणाम। क्या होगा? दुष्परिणाम। क्या होगा? दुधन परिणाम। क्या होगा? दुष्परिणाम। निधन काम। निधन काम। क्या होगा? निष्काम। क्या होगा? निष्काम। ठीक। क्या होगा? निष्काम। एक आध और देख लेते हैं। निधन फल। क्या होगा? निष्फल। क्या होगा? निष्फल। तो ये चौथा नियम था। अब हम बात करेंगे पांचवें नियम का। किस नियम का? तो अब हम बात करेंगे पांचवें नियम का। पांचवा नियम क्या होता है, और इसके बाद एक आखिरी नियम रहेगा, छठा नियम। तो 4 नियम पढ़ चुके आप लोग। अब पांचवें नियम की बात है कि पांचवा नियम क्या होता है। पंचम नियम। इसमें क्या होता है, विसर्ग हमारा विसर्ग स्वर रहित स्व में बदल जाता है। ये कैसे होता है तो इसके बारे में भी जानते हैं। जब विसर्ग का संयोग तो या सो तो या सो से होता तो या सो से होता
तो वहां स बन जाता है। स्वर रहित स बन जाता है। क्या बनता है? स्वर रहित। जैसे उदाहरण देख लीजिए, निधन तेज। क्या है? निधन तेज। क्या होगा? आपका हो जाएगा निस्तेज। निस्तेज। दूधन साहस। क्या हो जाएगा? दुस्साहस। क्या हो जाएगा? नेतेज दुस्साहस। नमते नमदन्ते। क्या हो जाएगा? नमस्ते। ओके, नमदन्ते नमस्ते। तो ये है आपका पांचवा नियम। क्या है आपका? पांचवा नियम। अब आखिरी नियम, छठे नियम के बारे में चर्चा करेंगे। देखते हैं कि उसमें क्या होता है। देखिए छठे नियम में क्या होता है, ये आखिरी नियम है। इसके दो प्रारूप हैं, एक देख लीजिए। यदि विसर्ग के बाद र हो तो वहां विसर्ग का लोप हो जाता है। वहां विसर्ग का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे देखिए, यदि विसर्ग के बाद र है तो वहां पर विसर्ग का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। और पहला विसर्ग से पहला पद विसर्ग से पहला पद अपना दीर्घ हो जाएगा। अपना दीर्घ हो जाएगा। उदाहरण देखिए, जैसे है निधन रोग। क्या है? निधन रोग। क्या हो जाएगा? निरोग। क्या हो जाएगा? निधन रोग। क्या हो जाएगा? निरोग। विसर्ग का क्या हो गया? लोप हो गया। क्या हो जाएगा? निधन रोग। निधन रस। निधन रस। क्या हो जाएगा आपका? आपका हो जाएगा नीरस। क्या हो जाएगा? नीरस। निधन संतान। क्या हो जाएगा? निसंतान। निसंतान। क्या हो जाएगा? निसंतान। और इसी में एक और देख लीजिए कि यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के पहले अ हो, यदि विसर्ग के पहले अ हो और बाद में क या प हो, क या प हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। विसर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है।
देखिए यदि विसर्ग के पहले अ हो और बाद में क या प हो तो विसर्ग के स्थान पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे उदाहरण देखिए, प्रातः, इसके पहले अ है और धन काल, क्या होगा? प्रातः काल। क्या होगा? प्रातः काल। दूसरा है अंत, धन काल, क्या होगा? अंत काल। क्या हो गया? अंत काल। यानी कि यदि विसर्ग के पहले अ हो और बाद में क या प हो तो विसर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। आपने संधि के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया, पूरी संधि को जान लिए। अच्छा देखिए, संधि पढ़ लिए आप लोग और समास भी पढ़ लिए। तो इस तरह आपका संधि और समास दोनों चैप्टर खत्म हो गया। अब अगला चैप्टर कारक होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।